एडवोकेट के साथ ये सारा कुछ हो रहा है, तो आम पब्लिक और आम आवाम के साथ क्या हो रहा होगा यहाँ इस मुल्क के अंदर? अवाम, मैं तो कह रहा हूँ, अब देख नहीं रहे सब। मेरी सुना, मैं जनाब, मैं अपने इन लॉज की तरफ नहीं जा सकता था। मुझे यहाँ से प्रेशराइज किया जाता था कि आपने इन लॉज की तरफ नहीं जाना। वहाँ पे मैं बाहर जाता था, बाहर कोई ना कोई बड़े अहदेदार की गाड़ी खड़ी होती थी। अब मुझे बताएं इस मुल्क का क्या होगा। मैं अपने इन लॉज की तरफ जाऊँ और बाहर किसी अहदेदार, बाहर ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ी खड़ी हो और मुझे अंदर जाने से रोक दिया जाए। आप उस मुल्क का हाल सुन देख सकते हैं। मैं वहां पे रात 12 बजे चले जाऊं, मुझे पता चले कि मेरी बीवी को उसके भाई के जरिए सिर्फ इस वजह से लड़ाई हुई कि घर में खाने पकाने को कुछ नहीं था, और वो इस वजह से यहाँ पे आने में मजबूर हो गई, और यहाँ पे उसको पैसों के एवज बेचने के मजबूर किया गया। यहाँ पे लॉटरी के सिस्टम में पैसे बिछाए गए कि अपने आप को पेश करो, हम आपको पैसे देंगे। बहुत ज्यादती हो रही ये है। ज्यादती है नहीं। अंधेर अंधेर नगरी मची हुई है सर, अंधेर नगरी मची हुई है। यहाँ पे वो लॉटरी डाल 3,000 4,000 की लॉटरी, चलो अब ये 3,000 वाले के पास चले जाओ, ये 4,000 वाले के पास चले जाओ, ये कुछ होता रहा है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद इमरान। एक आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि एक सर्वे हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो 83 नंबर पे आई है। जी। तो क्या रीज़न है, हम इतना पीछे क्यों हैं? यूरोप की मिसाल तो छोड़ दें आप, हम वैसे जो अपने हमसाय ममालिक हैं उनसे भी बहुत पीछे हैं। उसकी क्या रीज़न है सर? सर रीज़न तो यही है कि हमारे एक तो रूल ऑफ लॉ का है। रूल ऑफ लॉ है कि देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन अबाउट द पुअर एंड द रिच। द लॉ इज़, रूल ऑफ लॉ है कि कानून सब के लिए एक है। उसमें किसी किस्म की हमारे कोई ये नहीं कि गरीब के लिए कानून है, कमज़ोर के लिए कानून और है, और ताकत वाले कानून और है। किसी को कोई इससे शिना हासिल नहीं है। कोई ओहदेदार या कोई सियासी असर व रसूख रखने वाला शख्स या ओहदेदार, अगर वो किसी भी किस्म की डिमांड्स करता है या किसी किस्म की उसको एक्स्ट्रा प्रिविलेज दी जाएगी, तो वो डेफिनेटली जो है वो माहौल में भी और लोगों के जहनों में भी एक बैड, एक नेगेटिव तासुर छोड़ती है। अब ऐसा है कि जब लोगों को अपने बेसिक राइट्स में भी इनसिक्योरिटी महसूस होना शुरू हो जाए और उनको उनको बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स भी ना मिल रहे हों, और ऐसी सूरत में जब हमारी जुडिशरी अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी है कि लोगों को हमारे अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है, और इसका एज लिया जाता है, बजाय कि उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयरनेस दी जाए कि इस चीज़ का, उनकी लाइल्मी का अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस का एडवांटेज लेके उससे फ़ायदा लिया जाता है। अगर कोई यहाँ पे साहिल आता है और अपनी दादरसी के लिए, और वो यहाँ पर विक्टिमाइज हो जाता है बुरी तरह, तो ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। अब उसमें जुडिशरी भी जवाबदेह है, उसमें हमारी पॉलिटिकल सेक्टर भी जवाबदेह है कि ऐसा क्यों है कि यहाँ पे लोग दादरसी के लिए आते हैं, और हम सब लोग यहाँ पे ब्लैक काले कोर्ट में बैठे हैं लोगों की दादरसी के लिए, उनकी मुश्किलात के लिए, उनकी जहनी तकालीफ को दूर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर कोई साहिल आता है और वो बुरी तरह यहाँ पे ब्रूटली विक्टिमाइज हो जाता है, आपके डाउन लेवल से लेके अप लेवल तक वो विक्टिमाइज होता है, और इसमें आपके तीनों जो पिलर हैं आपकी, उसमें आपकी पॉलिटिकल सेक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है, आपकी जुडिशरी भी इन्वॉल्व हो जाती है, और हमारे हमारे वकला हज़रात भी, मैं ये नहीं कहता सारे वकला हज़रात ऐसे, हर डिपार्टमेंट में, हर अहदेदार, हर में ऐसे लोग होते हैं। लेकिन अगर वो बुरी तरह ऐसी तरह यहाँ पे आके वो खुद ही शिकार हो जाए लोगों की हिर्स का, हवस का, और बजाय कि उसको दादरसी मिल जाए, उसको बुरी तरह से जगरमाल बना के अपनी ख्वाहिशात, जायज़ ना जायज़ ख्वाहिशात पूरी की जाएँ, और तो फिर ये बदकिस्मती है हमारी भी और हमारे मुआशरे की भी। और इस मुआशरे में फिर आप किससे जवाब मांगेंगे जब हम ही लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, जो लोगों की तकालीफ को दूर करने के लिए, और हम इन लोगों को लूटना शुरू कर देंगे, लोगों पे जिसे कहते हैं उनके हक पे डाका मारना शुरू कर देंगे, और लोगों को इस चीज़ में उलझा देंगे कि वो कोई यहाँ पे साहिल आता तो इसी उम्मीद के साथ आता ना कि आप उसे इंसाफ दिलाएंगे, इंसाफ दिलाएंगे। बिल्कुल जी। तो आपके ऊपर वो ट्रस्ट करता है पूरा। अगर वो ट्रस्ट उसका पूरा ना हो तो वो तकलीफ दे बिल्कुल बात बिल्कुल। है। अब देखें, एक चीज़ ऐसी जो है जो पूरी तरह आपके पूरे माशरे में एक नेशनली लेवल हाईलाइटेड हो गई है, आप मुझे बताएं आप उसको कैसे रिवर्स करेंगे उसको। एक चीज़ जो एक बुरी तरह से
जिसे कहते हैं उसको पूरी माशरे में हर सतह पे उसको हाईलाइट किया गया है, लेकिन फिर वो चीज़ कॉन्स्टेंटली एक इंस्टेंट फ्रिक्वेंसी से वो हैपन हो रही है किसी न किसी सूरत में। उसमें से बहुत से अबैटमेंट फैक्टर भी इन्वॉल्व हैं, जो सहूलतकार वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब लोगों ने दूसरे रास्ते इख्तियार कर लिए हैं पैसे कमाने के। अब मुझे नहीं पता कि क्यों लोग अपने इस हद तक आ गए हैं कि लोग अपने आप को बेचने को तैयार हो गए हैं। उसमें इर्रेस्पेक्टिव जेंडर, मैं जेंडर को भी इसमें उसमें हमारे जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गई है। लोग अपने आप को बेच के अपना फ्यूचर सिक्योर करने लगे हैं, अपने बैलेंसेस बनाने लगे हैं। अब ये देखिए ना, मुआशरे की वैल्यूज इसका मतलब मसक गई हैं। मुआशरा बुरी तरह अपनी वैल्यूज खो चुका है। आप इस मुआशरे में कैसे सर्वाइव करेंगे जहाँ पे इस हद तक वैल्यूज गिर चुकी हैं। जी सर, ये बताएं कि यहाँ पर कोई साहिल आता है, वो यहाँ पर देखा गया है कि वो कई कई नस्लों तक उनका केस चलता रहता है और वो उनको इंसाफ नहीं मिलता। यानी वो बंदा केस दायर करके मर जाता है लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलता, उसकी आगे नस्लें ख़त्म हो जाती हैं। ये क्या वजह है कि इतनी लेट क्यों फैसले होते हैं हमारे? सर ये बेसिकली ज़्यादातर जो सिविल सूट्स हैं हमारे दीवानी जो मुकदमात हैं उनमें ऐसा होता है कि इसका नाम ही दीवानी है। इस वजह है कि हमारे जो सिविल सूट्स हैं या सिविल लॉज हैं उनमें बहुत से ऐसे सकम हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। उसमें बहुत से ऐसे गैप्स हैं जिनका जो मुद्दई है या मुद्दल है उसका फ़ायदा उठा लेता है। तो सर, इसमें इमरान खान का कोई केस हो या नवाज शरीफ का या मरीम नवाज का केस हो, वो तो फौरी उसी दिन पिटिशन दायर होती है और उसी दिन ही वो उसकी समाअत शुरू हो जाती है। तो आम बंदा क्यों उसे इंसाफ नहीं मिलता, और ख़ास जो बंदे हैं वो क्यों अपनी मर्जी से फैसले करवा लेते हैं? ये है कि कानून की है कि एक वो प्रोसीडिंग की गया, एक कहा जाता है कि कानून वो है जो होता नजर आए, और कानून नहीं है वो क्या वो। या आप कानून की किताबों पे मैं देखा करता हूँ अक्सर, वो उसमें एक देवी सी बनी होती है, उसमें आंखों को पट्टी बंदी होती है। उसमें यह कहते हैं आपने ये नहीं देखना कि देर इज़ नो इमोशन इन लॉ, कोई जज्बात नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई उसमें आपने इन चीज़ों से बिल्कुल हट के आपने एक प्रोसीजर्स और रूल्स और लॉ के तहत आपने डिसीजन करना है और उसको फॉलो करना है। लेकिन हमारे यहाँ इस बार को बने एक अरसा हो गया, 50 साल से ज़्यादा इस बार को हाई कोर्ट बार का यहाँ पे डिमांड की जा रही है बार बार। लेकिन दूसरी सूरत में इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही कि हमने उन वैल्यूज़ को कैसे बरकरार रखना है। यहाँ पे मुझे 50% ज़्यादा ऐसे बुकला नज़र आएंगे जो खुद विक्टिमाइज हुए हैं। आप अगर हाई कोर्ट डिमांड बेंच का डिमांड लेके, पहले जो विक्टिमाइज बुकला है, बुकला विक्टिमाइज हैं। आप साहिल को क्या करेंगे, बुकला विक्टिमाइज है यहाँ पे, यानी अपने हक में वो बात नहीं कर पा रहे। और जूनियर जो हैं वो विक्टिमाइज हो जाते हैं सीनियर से। आप कैसे डिमांड कर रहे हो हाई कोर्ट बेंच की, आपके जूनियर आपके सीनियर से विक्टिमाइज हो रहे हैं और उनकी कोई दादरसी करने वाला नहीं। सर, ये यूरोप और जो दूसरे ममालिक हैं वो वहाँ पर सिस्टम हमसे बेहतर क्यों है, उसकी क्या रीज़न है? सर वो ये है कि हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले किताब हैं और हम अहले वसल्लम की उम्मती हैं, पैदा हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम मुस्लिम हैं, लेकिन हमारे प्रैक्टिसेस मुसलमानों वालों नहीं है। हम ऐसे ही प्रैक्टिसेस कर जाते हैं, ऐसे अमाल कर जाते हैं। हम ये तो कहते हैं हमें गुनाह कर लिया है, हमें बख्शने वाला, तौबा कर लो चलो फिर वही सी। लेकिन हमें गुनाह करते वक्त ये एहसास ही नहीं होता कि हमें खुदा देख रहा है। लेकिन उन लोगों में ये चीज़ ये है कि वो खुद अपने आप को देख रहे हैं, अपना मुहासबा करते हैं। वो कहते हैं कि ड्यूटी इज ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी के खुद जवाब दें। वो बेशक एक पीएन है, वो बेशक एक प्रेसिडेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर है, दे आर लुकिंग देयर सेल्फ, वो क्या कर रहा है ऑन द जॉब, वो क्या कर रहा है ऑन द जॉब, उसने किसको जवाब देना है। उसको ये नहीं पता कि खुदा है, जन्नत है, जहन्नम है। उसको बस ये है कि यार मैंने ये जॉब करनी है और मैंने सिंसियरली ऑनेस्टली जॉब करनी है और मैंने अपने आप को जवाब देना है कि मैं क्या जॉब करके आया। ये फ़र्क है हमें। हम तो खुदा को भूले बैठे हैं, हम खुद खुदा बने बैठे हैं। हम तो खुद खुदा होते हैं कि जनाब हम है, हमसे को बेहतर को करके दिखाए, हमसे करवा के दिखाए, हमसे पूछे बगैर इसने कर कैसे लिया, हम तो इससे बड़े। ओवरऑल सर, पूरे माशरे की बात की जाए, पाकिस्तान जब से बना है तो जो मकासद थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, आप देख रहे हैं कि हम उन मकासद को पूरा कर रहे हैं या हम में कोई फेलियर है? सर मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लीडर हमारी बदकिस्मती है, हमारे पास दोबारा नहीं आए। हमारे यहाँ
एक तो ये है कि सबसे बड़ी कि यहाँ पे 3-4 पार्टीज हैं सियासत की, वो ज़्यादा ऑप्शन लोगों के पास नहीं है, वही रोटेट हो रही है। लोग ज़्यादा यहाँ पे ग्रास रूट लेवल से ऊपर आने नहीं दिया जा रहा, आने की कोशिश करते हैं उनको वहीं दबा दिया जाता है। लोगों को एक सर्कल ऑफ पॉवर्टी में घसीटा जा रहा है, वो अपनी ब्रेड बटर और में चक्की में पिसते रहते हैं, उनको ऊपर आने नहीं दिया जाता। उनके हकूक गसब किए जाते हैं, उनको उनको बेसिक राइट्स उनकी ये दाल रोटी में फंसा दिया जाता है ताकि वो ऊपर ना आए और हमारी बारियां लगी रहें। और यहाँ पे बारियां ही हैं, वो 3 पार्टियां वो बारियां लगा रही हैं, एक आ रही है 5 साल, वो दूसरे कहते हैं जनाब हम 1.5 साल लगाएंगे, 1.5 साल अब आपने लगा लिया है, अगले 2 साल आपके हैं, 3 साल आपके हैं। कभी आर्मी आ जाती है, आर्मी के जितना हमारा 80-90% बजट उनके पे जाता है एक्सपेंस का, हमारे जो टैक्स रेवेन्यूज होते हैं। आप आर्मी के 3 जगह ले लें, 365 की, 71 की, 99 की भी जगह ले लें आप, ठीक है, उनमें अब तो वैसे भी हमारे पास देखें सर, हम आर्मी कुव्वत हैं, हमारे पास एटमी पावर है हमारा, लेकिन मुझे बताएं कि वो पिछले दिनों एक बड़ा वो जोक गा रहा था, हम वो एटम बम हमारे पास इतना कि हम साफ सुफ करके सौ जाने, बस एटम बम है, एटम हमको हमने खाना है, अब खाना है। लोग भूखे यहाँ पे मर रहे हैं। अब तो आटा वो देखें कितना वो महंगा तो हो गया। हमारा, हम एटम बम होने के बावजूद भी इस बात के ने कि हमसे लोग इसको प्रेस्टीज की निगाह से हमें ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं देखा जा रहा। हम एटम बम देखें ना, एटम बम का मतलब क्या है, मैं ये एग्जांपल कोट किया करता हूँ कि हम एटम बम का मतलब है हम एनर्जी की मैक्सिमम जो फॉर्म है जनरेट करने की सलाहियत रखते हैं। एनर्जी की मैक्सिमम फॉर्म क्या है? कल देखिए क्या हुआ मुल्क में, पूरा दिन जो है वो लाइट बंद रही है और बड़ी मुश्किल से जाके उन्होंने कवर किया, और अभी भी वो कह रहे हैं कि नहीं, पता नहीं चल रहा कि क्या मसला क्या। अब आगे भी कह रहे हैं कि ऐसा फेलियर दोबारा भी हो सकता है। तो वो यही है ना कि अगर हम इस सूरत में, एटम बम होने की सूरत में भी अगर हमारे पास लैक ऑफ स्केर्सिटी ऑफ एनर्जी है, तो वो उससे आपकी इंडस्ट्री भी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इफेक्ट हो रही है, आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री सोशल तो पहले बंद हो गई है। आपका हमारा जो कस्टमर है वो स्विच ऑफ हो रहा है यहाँ से, चूंकि हमारी डाइंग जो है बांग्लादेश की है, बांग्लादेश हमसे बाद में आजाद हुए हैं। जी, हम देखिए कहाँ पहुंच गया कहाँ बांग्लादेश। पहुंच गए, हम कहते थे वो हम हमारे जैसे स्किल्ड लोग नहीं, लेकिन उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो स्किल्ड है हमसे ज्यादा। क्या है कि वो दे आर सिंसियर विद देमसेल्फ, वो अपने आप से भी सिंसियर हैं, वो अपने मुल्क के साथ भी सिंसियर हैं। ये फर्क था हमें और उनमें, हम अपने मुहासबा करने वाले लोग नहीं थे, हम पंजाबी थे या माइग्रेटेड थे या कुछ भी थे, मिक्स लोग हैं। लेकिन अगर उन्होंने प्रूव करके दिया हमसे आज़ादी लेके, हमसे अलहदा होकर दोबारा, आज हम जो आफत आई है फ्लड की सूरत में, वो हमें डोनेशन दे रहे हैं, हमें वो दे रहे हैं डोनेशन, हमें वो हमारी इमदाद। आज हम इस बात में कि वो हमें कल लोन दे देंगे, कल आके आपका कल मैं सुन रहा था कि $51 अरब हमारा लोन हो गया है, कर्जा हो गया है। $51 अरब का मतलब है कि आपका इसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, आप वो इंटरेस्ट ही से नहीं निकल पाएंगे, आप उससे $51 अरब कहाँ जाएगा। अब दोबारा हम IMF के पास भी जाएंगे, आप इसका इंटरेस्ट भी कोट कर लें, हम इंटरेस्ट की निकल पा नहीं पाते। उसमें यह है कि सर अब रीस्ट्रक्चरिंग की, री इंजीनियरिंग की ज़रूरत है हमारी माशरे में। या तो नई पार्टीज आ जाएं, नए कोई ऐसे फेसेस आ जाए। मैं किसी की तरफदारी नहीं अच्छा कर। सर, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में पहले कांग्रेस बड़े सालों तक उसने रूल किया वहाँ पर। जब वो वहाँ की जो लोग हैं, थिंक टैंक हैं, उन्होंने देखा कि ये डिलीवर नहीं कर पा रहे या उनकी कंट्री इस हिसाब से ऊपर नहीं जा रही, तो उन्होंने बीजेपी को मौका दिया। तो बीजेपी ने पहले अपना टेन्योर पूरा किया, तो उन्होंने देखा कि ये लोग डिलीवर कर रहे हैं, तो आगे फिर वो बीजेपी की गवर्नमेंट आई। अब पता है मोदी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। अब 8 साल हो गए पूरे, अब वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट भी उम्मीद वही है कि मोदी ही दोबारा पावर में आए। तो पाकिस्तान में ऐसे लोग क्यों नहीं हमें मिल रहे जिस तरह वो। अब देखें, हम हर बात में कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा हुआ है, हम बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सही हैं अपनी बिल्कुल जगह सही है, पे, बिल्कुल। लेकिन वो हमसे बेहतर क्यों है फिर? अगर हमने कलमा पढ़ा है, सारा कुछ है, वो अपने मुल्क को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, और हम एक साथ यानी वो उनसे आज़ाद हुए हैं, सारा कुछ हुआ है, तो हम पीछे जा रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। तो वो ये है ना कि मैंने कहा कि हमारी जो मेंटेलिटी है ना, माइंड सेट है, पिछले 4 सालों में जब कोविड-19 आ गया है ना, ये जिस तरह से हमारा पूरा मुआशरा खेला गया है ना, पूरा पूरा सेटअप खेला गया है। अब मुझे नहीं पता कि उसमें हमारे ऊपर वाले सरबराहान कहाँ थे। इसी तरह बुरी तरह इसको प्ले किया गया है, जिसे कहते हैं लोग, जिन्हें कहते हैं कि पासना माले गनीमत समझ के यहाँ लूटा गया है।
दोनों हाथों से जिसके हाथ में जो है ले जाओ, बस ये वाला हिसाब हुआ है। अब मुझे नहीं पता, जहाँ तक आप दूसरे हमारे नेबर कंट्री इंडिया की बात करते हैं, उनकी इंडस्ट्री आईटी सेक्टर, आईटी इंडस्ट्री बहुत उनकी ग्रूम्ड है, बहुत डेवलप है उनकी। फिर ये है कि उनकी जो मीडिया सेक्टर है जो पावरफुल बहुत ज़्यादा है। और दूसरा कि दे आर वेरी स्किल्ड शार्प पीपल, उनकी लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं है, दे आर वेरी, उनकी लैंग्वेज बैरियर हमारे ज़्यादातर है वो। सर उनकी जुडिशरी जो है वो 37 नंबर पे है। 37 नंबर। दूसरी है कि दे आर, जब वो हम कंबाइंड थे, इकट्ठे थे सब कॉन्टिनेंट सूरत में, और ब्रिटिश हम पे पावर्ड थे, उस वक्त भी उन्होंने हमसे ज़्यादा उनसे मुराद ले रखी थी। अब हमारे पास अगर इंडिया की हम उनकी लिटरेसी रेट, हालांकि उनका रकबा हमसे बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, हम 3-4 गिनो हमसे आबादी ज़्यादा है। लेकिन क्या है कि अब वार वो नहीं रह गई कि हमारे पास वेपन्स कितने हैं, हमारे पास हथियार कितने हैं, हम और हथियार लाएं, हम और मिसाइल बना लें। अब तो वार वो है कि हमारी इकोनॉमी कहाँ स्टैंड कर रही है, हमारी प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्लरिश हैं कि नहीं, हम पे दुनिया के दरवाजे खुले हैं कि नहीं, दुनिया हमें वेलकम करती है कि नहीं, दुनिया हमारी प्रोडक्ट को, हमारे जो यहाँ पे बेरोजगार, यहाँ पे जो लोग बाहर जाते हैं उनको वेलकम करती है कि नहीं, उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका देती है कि नहीं। अगर ऐसा मौका नहीं है तो आप कहाँ से, देखिए ना, आप एक ही करेक्टर को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना के उसको प्ले करना शुरू कर दें कि जनाब ये हमें मसीहा है, हमें तमाम चीज़ों से निकाल देगा, बाकी तमाम लोग लूटने खाने में लग जाएं, जनाब कोई नहीं है, ये टाइम है, करी जाओ इन्हें पता ना चले, करी जाओ वो इस सब कुछ करने तुम भी करो, तो बाद में आप उस चीज़ को कैसे रिवर्स करेंगे आप? ठीक है ना, कुछ चीज़ें रिवर्स हो ही नहीं सकती, रिपेयर हो ही नहीं सकती। एक चीज़ जो डैमेज हो जाए ना, और जैसे कहते हैं ना, किसी नाहक का खून बह जाए ना, उसका जिम्मेदार पूरा मुआशरा है, और वो मुआशरा फिर उसका जवाबदेह है, और पूरे मुआशरे को उसका जवाबदेह होना पड़ता है। लेकिन ना एक किसी का नाहक खून बह जाए, जुल्म हो जाए, ज्यादती हो जाए, और कोई आपसे अपना हक मांगते मांगते अपनी जान गंवा दे, आप मुझे बताओ आप उसको कैसे कंपनसेट करोगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका नाम? चलिए जुल्फ़कार। अच्छा जुल्फ़र साहब, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि एक सर्वे हुआ है पूरी दुनिया के अंदर जिसमें पाकिस्तान 83 नंबर पे आया है जुडिशरी में, और इंडिया जो है वो 37 नंबर पे। तो पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी जो है वो इतनी कम क्यों है? यानी पे यहाँ पर कहते हैं कि जी साहिल वो मर जाता है लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलता। इसकी क्या रीज़न है, पाकिस्तान में क्यों ऐसा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि हमारे इंसाफ में तख़ीर या हमारा इंटरनेशनल लेवल पे इतना बैक पे जाने का सिर्फ एक जो मुझे नज़र आता है कि यहाँ पे इंसाफ फ्राहम करते करते बहुत ज़्यादा तख़ीर कर देते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने 2-3 हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी देखे, इवन यहाँ तक कि एक बंदे का जो फौत हो चुका था, बल्कि उसको एक केस में सज़ाए मौत भी हो चुकी थी, जबकि दूसरे केस के अंदर 16 साल बाद उसको बरी कर दिया गया। अब देखें, उस 16 साल बाद उसको बरी कर दिया गया, रिलीफ मिला, तो क्या उसका फ़ायदा? इसी तरह एक और केस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि 1947 का 48 का गलबन था मेरा ख्याल, या 49 था, वहाँ पर उस वक़्त का इंतकाल जो था वो अभी ये 2020 या 21 का है, 2021 में आके उसको मनसूख कर दिया। ठीक है, अब ये वो बंदे, जिस बंदे ने इंतकाल दर्ज करवाया, वो बेचारे फौत हो गए, चले गए, तो उनका क्या फ़ायदा निकला? तो हमारे जो इस वक्त जुडिशरी सिस्टम है उसमें डिले इतनी हो जाती है, सालों साल लगते हैं। अब यकीन करें, लोग हाई कोर्ट में चले जाते हैं, उनको पता है कि एक दफ़ा हाई कोर्ट में स्टे हो गया तो उसके बाद 10 साल उसकी बारी नहीं आनी। जब उसकी 10 साल बारी नहीं आनी तो वो लोगों ने मर खप जाना, या लोगों ने वैसे बैठ भी जाना, या जो गरीब लोग होते हैं जो अपना अफोर्ड नहीं कर सकते वो वैसे घरों में बैठ जाते हैं। तो जिस वजह से ये फिर हमारा सिस्टम जो है ना, लोग उस हमारे जुडिशरी सिस्टम पे इतना बिलीव नहीं कर रहे, इतना यकीन नहीं कर रहे, और इंसाफ जो है वो उनको मिलता हुआ जब नज़र नहीं ना आता तो फिर वो लोग पीछे बैठ जाते हैं, फिर यही कहते हैं कि इसको क्या फ़ायदा, इसको छोड़ दो वैसे रख। एक दफ़ा न्यूज़ में मैंने सुना था कि एक बंदा था, उसको उम्र कैद हुई थी और वो उसका इंतकाल हो गया। बाद में इंतकाल के बाद में जो फैसला आया कि जी वो बेगुनाह है, उसको बरी करने का वो फैसला हुआ। तो क्या फ़ायदा, वो मर गया, जेल के अंदर ही मर गया वो। मेरे भाई, यही मैंने आपको 2 मिसालें दी हैं जी, ऐसी बहुत सारी मिसालें आई हैं, ऐसा होता है, लेकिन यही तो वजह है कि जो इंसाफ तक पहुँचते अच्छा, इंसाफ क्या को बहुत ऐसे तो नहीं कि इंसाफ सिर्फ
जो ताकतवर पाकिस्तान के अंदर है, पावरफुल लोग हैं, सिर्फ उनके लिए है? नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ये हो रहा है कि आजकल खसूसन मैं देख रहा हूँ कि जितने भी फैसले आ रहे हैं, खासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो या सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ एक सियासी फैसलों को फैसले कर रही है। वो जो सियासी जो केसेस हैं उनका जो है तरजीही बुनियादों पे फैसला कर रही है। तो इसलिए कोई आइनी फैसले होते हैं और जल्दी ज़रूरत होती है। लेकिन मैं कहता हूँ जो आइनी है वो ठीक है, आइन के लिहाज से हमें उनके फैसले करने चाहिए, क्योंकि हमने सिस्टम चलाना होता है, हमने गवर्नमेंट ने चलानी होती है, स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन्हें चलना होता है। लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी के या इस तरह के जो क्रिमिनल साइड पे लोग होते हैं, उनकी ज़रूरी नहीं है कि हर क्रिमिनल बंदा ही उसको सज़ा मिलती है। बाद का ये भी हो जाता है कि एक बेगुनाह बंदा तो उसको सज़ा मिल जाती है। अब उस बेगुनाह बंदे को उस बेगुनाह होते होते अगर 20 साल या 30 साल वैसे लग गए, उसकी ज़िंदगी सारी गुजर गई, तो क्या फ़ायदा उसका। तो जिस वजह से ये ऐसा मैं इस हक में नहीं हूँ कि सिर्फ जो है अमीर को इंसाफ मिलता है, गरीब को नहीं मिलता। मैं बताया ना कि यहाँ पे तो लोग दादरसी के लिए आते हैं और वो बेचारे अपना हक मांगते मांगते अपनी जान गंवा देते हैं। मुझे मैं किसी के नाम नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको। मैं यहाँ पे वकील हूँ। मैंने बड़े शौक से 2005-2004 से मैंने LLB का एग्ज़ाम पास किया और मैं 2007 से बाद एग्ज़ाम में आ गया और यहाँ पे प्रैक्टिस 2005 से मैं यहाँ पे आना शुरू हो गया। उसके बाद सर मैंने यहाँ पे वो बातें देखी। मैं ये कि देखिए ना, आप सही तरह से मुहासबा नहीं करेंगे ना तो चीज़ें ठीक नहीं हो पाती। मैं इसका किसी को ये नहीं कि मैं गद्दारी नहीं कर रहा ना, मैं कोई, आप जब तक चीज़ों को सही सही नज़र से देखेंगे नहीं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, आप सही पॉइंट पे नहीं पॉइंट नहीं कर पाए। तो सही बात है, मैंने तो वो चीज़ें देखनी है कि मेरी फैमिली यहाँ पे आई, मेरे फैमिली मेम्बर, मेरी अहलिया यहाँ पे आती थी, हमारा आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मैं आप सब बात खुल के बता दूंगा। अब मैं फर्ज करें मेरा केस फैमिली कोर्ट में चल रहा है, Who is the second lawyer who is asking you he could not get the ID card? वो आप ID कार्ड की कॉपी नहीं ले सकते। भाई आप हो कौन भाई? Who are you? आपको किसने वकील बना दिया? आप कौन कहते हो ये कहने? वो तो कहने वाले जनाब ये ID कार्ड नहीं ले सकता। आपको ये नहीं किसी ने सिखाया कि भाई ये वकील है, इसका मैटर फैमिली मैटर है, आप अपने काम से काम रखो भाई। आपको पता ही नहीं कि पर्सनल मैटर क्या होते हैं, फैमिली मैटर क्या होते हैं। तो ये कि इसमें मेरी फैमिली यहाँ पे अफेक्टेड हुई है, ग्रीवेंस हुई है। तो वो उसको एंड मुझे ये भी नहीं पता वो कहाँ पे है, क्या कर रही है। मुझे 4 साल से उसको ये नहीं पता, कभी किसी चैम्बर में उसको यरगमाल बना के लूटा गया, कभी किसी चैम्बर में, कभी यूनिवर्सिटी में, कभी इधर। मेरा ख्याल है शायद कोई इदारा बचा हो। एडवोकेट के साथ ये सारा कुछ हो रहा है, तो आम पब्लिक और आम आवाम के साथ क्या हो रहा होगा यहाँ इस मुल्क के अंदर? अवाम, मैं तो कह रहा हूँ अब देख नहीं रहे सब। मेरी सुना, मैं जनाब अपने इन लॉज की तरफ नहीं जा सकता था। मुझे यहाँ से प्रेशराइज किया जाता था कि आपने इन लॉज की तरफ नहीं जाना। वहाँ पे मैं बाहर जाता था, बाहर कोई ना कोई बड़े ओहदेदार की गाड़ी खड़ी होती थी। अब मुझे बताएं इस मुल्क का क्या होगा? मैं अपने इन लॉज की तरफ जाऊँ और बाहर किसी ओहदेदार, बाहर ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ी खड़ी हो और मुझे अंदर जाने से रोक दिया जाए। आप उस मुल्क का हाल देख सकते हैं। मैं वहाँ पे रात 12 बजे चले जाऊँ, मुझे पता चले कि मेरी बीवी को उसके भाई के जरिए से सिर्फ इस वजह से लड़ाई हुई कि घर में खाने पकाने को कुछ नहीं था, और वो इस वजह से यहाँ पे आने में मजबूर हो गई और यहाँ पे उसको पैसों के एवज बेचने के मजबूर किया गया। यहाँ पे लॉटरी के सिस्टम में पैसे बिछाए गए कि अपने आप को पेश करो, हम आपको पैसे देंगे। बहुत ज्यादती ये ज्यादती है नहीं, अंधेर नगरी मची हुई है सर, अंधेर नगरी मची हुई है। यहाँ पे वो लॉटरी डाल 3,000 4,000 की लॉटरी, चलो भी ये 3,000 वाले के पास चले जाओ, ये 4,000 वाले के पास चले जाओ, ये कुछ होता रहा है। ये मुझे बताएं कहाँ से चीजें लेके आएंगे वापस, इसकी वैल्यूज कहाँ से लेके आएंगे वापस आप? 4-5 बजे बाद में रिक्शे वाला रिक्शे में बाद में घर जो आ जाता था। कभी जो जनाबी किसी की फरमाइश आ गई है, कभी किसी की डिमांड आ गई है। क्या वो इंसान नहीं थी सर? क्या वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं थी? इस कदर हिर्स ज़्यादा लोग हैं, इस कदर हवस ज़्यादा लोग हैं। अब क्या है ना कि जनाब जो हो गया हम लगे देखो। आप मुझे बताएं उसकी पूरी फैमिली अफेक्टेड हो गई है। मुझे उसके घर नहीं जाने दिया जाता था, अब वो सब कुछ कर चुके हैं, मुझे ये भी नहीं पता वो है कि नहीं है। अब मुझे इस बात में मजबूर किया जा रहा है कि मैं उसके घर जाऊं। मुझे हर तरफ से मजबूर किया जा रहा है कि जनाब मैं उसके घर जाऊं। मुझे नहीं पता वो जिंदा है नहीं है, वो जिंदगी में है, लेकिन क्या है, यहाँ के हर फर्द ने, यहाँ के हर जो करेक्टर ने उसको प्ले किया है। मुझे बताएं ना, मैं किससे मांगूं उसको, किसके हकूक मांगूं? मैं अपने मांगूं या जो मेरे पास लोग हकूक लेने आएंगे उनसे वो क्या हकूक पूरे करूं? ये हमारे इंसाफ का सिस्टम है इधर।
इंसाफ का सिस्टम, आप यहाँ से थोड़ी देर दूर चले जाएं, यहाँ से चले जाएं, आपको 20 लोग होंगे जो जिस कहते हैं ना आपको छेड़ने वाले होंगे, वोटिंग करने वाले होंगे और बोलने वाले होंगे। सिर्फ ये है क्या है कि जनाब हमने काला कोट पहना हुआ है, हमारा जोर चलता है, हमारा पुलिस पे भी जोर चलता है, हमारा प्रेस पे भी जोर चलता है, हमारा ओहदेदारों पे भी जोर चलता है। ठीक है, हम जहाँ मर्जी उठाएं, हम गन उठाएं, फायरिंग कर दें, जहाँ मर्जी उठाएं हम तोड़ फोड़ कर दें, जब मर्जी उठा के भाई जनाब ठीक है आज ही इलेक्शन जीते आ जाए साढ़े नाल, ठीक है, हम जिसे मर्जी जाके इंटरफेयर कर लें। अब देखिए ना, मेरी फैमिली, अगर मेरे इन लॉज फैमिली ससुराल वाले बुरी तरह मुतासर हुए हैं सिर्फ इन तमाम कम्युनिटीज़ की वजह से, आप उसको, उसका बाप भी डेफिनेटली उसके ग्रज होगा उसके जहन में, उसके भाई में भी, उसकी बहनों में भी, उसके तमाम रिलेटिव हैं। अब आज मुझे 5 साल बाद 2018 में उन्होंने अपने खुला का केस दायर किया, अब 2023 हो गया। इन 5 सालों में मेरी अहलिया को यहाँ से बुरी तरह लूटा गया। यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई ऐसा वकील होगा जिसने उसकी बैड वीडियो या ना देखी हो या उसको विदाउट ड्रेस ना देखा हो। यहाँ पे शायद कोई ऐसा वकील हो, यहाँ पे शायद ही ऐसा कोई फर्द हो। मैं तो ब्रम्पली कहूँगा, वीडियोस भी बनती रही हैं, यहाँ पे वीडियोस बनती हैं, अब भी बनती हैं, और यहाँ पे अब भी ये काम होता है। ये तो बहुत ही घिनौने काम यहाँ पर हो रहे हैं। जो मैं तो कहता हूँ ये देखिए, ये इन लोगों ने इंसाफ वह पहुँचाना आ गया ना लोगों तक, इंसाफ का जरिया है ये लोग। अगर यही इंसाफ के साथ खिलवाड़ करेंगे तो फिर क्या बनेगा, इस मुल्क का क्या बनेगा? देखें ना, अब हम तो अगर समझे कि हंसी बहुत सियाणे हैं, ठीक है जी, मैं अपने मुल्क की जो बहनों, मेरी बहनें बेटी है, मेरी भी घर में मेरी भी अहलिया है, वो भी किसी बहन बेटी है, मेरी अहलिया है, मुझे दुख होता है, दर्द होता है उसके साथ जो कुछ हुआ है, यहाँ हुआ है या कहीं और हुआ है, कहीं भी हुआ है, वीडियोस गई हैं या उसकी गलत तस्वीर गई हैं, ये गलत इसकी उसको इंटरनेशनली एक्सपोज किया गया है, मुझे दुख है, मैं तो बोलूँगा। जी सर, आखिरी सवाल आपसे कि इंडिया का इंसाफ का निज़ाम पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम से बेहतर क्यों है? उसकी जो मेन रीज़न ये है कि इंडिया में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इकरा परवी जो है वो बहुत पाकिस्तान की निस्बत कम है। यहाँ पे जब जुडिशली जो खासकर आला अदालतों के जो जजेस साहबान अपॉइंट किए जाते हैं ना, तो वहाँ पे इकरा परवी जो है बहुत ज़्यादा देखी जाती है। बल्कि मैंने 20-22 साल की प्रैक्टिस के अंदर ये देखा है कि जिन अफसर से पहले जजेस अपॉइंट हुए होते हैं ना, तकरीबन ज़्यादातर जो है उन्हीं अफसर से दोबारा उनके जूनियर, उनके शागिर्द वो ही अपॉइंट किए जाते हैं। तो आप यकीन करें कि वहाँ पे जो उनकी अपनी काबिलियत और सलाहियत जो है वो उसको मद्देनज़र नहीं रखा जाता, बल्कि देखा जाता है कि किसके साथ किसका एफिलिएशन है और उस वजह से वो जजेस लगा दी जाती है। तो जब तक इकरा परवी जो है पाकिस्तान से ख़त्म नहीं होगी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का नंबर ऊपर आना बहुत मुश्किल है। तो सियासी असर और रसूख भी यहाँ पर है अदालतों के ऊपर जो नहीं, अदालतों में मेरे ख्याल में सियासी असर रसूख बिल्कुल नहीं है। अदालतों में जो अगर असर रसूख है ना, तो वो जुडिशरी का अपना ही असर रसूख होता है और उनके अफसर्स का, उनके अपने पहले जो जजेस बैठे वो जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनके अंदर आर्मी का कुछ रोल है पीछे बैकग्राउंड में? इस बारे में मैं नहीं कुछ भी कह सकता, ना ही इस पर मैं तजिया करूँगा कि आर्मी का रोल है या नहीं है। ये आप भी सब लोग जानते हैं और हम भी सब लोग जानते हैं। थैंक यू सर।